आज से लगभग 25 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया जिसके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी भयानक वह घटना थी, उससे कहीं ज़्यादा भयानक इस घटना के बाद होने वाले पुलिस और प्रशासन का रवैया था। पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने खुद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सबूत मिटाने का काम पुलिस खुद ही किया था। कथित तौर पर तब पटना पुलिस अपनी पूरी ताकत पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय अपराधियों को बचाने में लगी थी। उसकी वजह यह थी, इस केस का प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का साला और बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु यादव था। कहा जाता है कि तब साधु यादव खुद ही सरकार हुआ करते थे, इसलिए पुलिस ने पूरी सच्चाई को ही बदल दिया। वैसे तो अदालत की फाइलों में इसे सुसाइड के तौर पर दबा दी गई, मगर दावों के मुताबिक सच्चाई कुछ और ही थी। आप इस पूरी कहानी को सुनकर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि सत्ता के आंधी में कैसे मासूम लोगों को बलि दी जाती रही है। इस कहानी के दो अहम किरदार हैं, शिल्पी जैन और गौतम सिंह। इस घटना के समय शिल्पी जैन की उम्र महज 23 साल थी। शिल्पी पटना के कपड़ा व्यापारी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। पढ़ाई में काफ़ी तेज तर्रार होने के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत थी। इन्होंने घटना के कुछ साल पहले ही मिस पटना का खिताब जीता था। कहानी का दूसरा अहम किरदार गौतम सिंह भी कोई मामूली इंसान नहीं था। इनके पिता डॉक्टर BN सिंह, जो लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, अपने पूरे परिवार के साथ लंदन में रहते थे। गौतम सिंह को बिहार की राजनीति से लगाव हो गया और वो लंदन छोड़कर पटना में ही राजनीति में अपना भविष्य तलाशने लगे। 1999 के आसपास लालू यादव चारा घोटाले में जेल में बंद थे, जबकि उनकी गैर मौजूदगी में राबड़ी देवी सत्ता पर बैठती है, जिसे चलाने में उनके भाई साधु यादव का अहम योगदान रहता है। उस समय कहा यह भी जाता था कि सत्ता तो बहन के हाथ में थी, लेकिन MLC होते हुए भी वास्तव सरकार साधु यादव ही हुआ करते थे। क्योंकि गौतम सिंह और लालू परिवार वालों की आपसी जान पहचान पुरानी थी, इस कारण गौतम को राजनीति में जगह बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत जल्द ही गौतम का साधु यादव से जान पहचान हो जाती है और दोनों मिलकर पटना के फ्रेजर रोड में सिल्वर ओक नाम का एक रेस्टोरेंट शुरू कर बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। शिल्पी और गौतम दोनों रसूखदार परिवार से थे और दोनों ही पटना के थे। सो एक दिन इन दोनों की मुलाकात होती है और पहली ही मुलाकात में ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर दोनों साथ में रहने का प्लान करने लगते हैं, मगर इनकी खुशियों का बादल एक तूफान के साथ उड़ जाएगा, ये किसने सोचा था। 3 जुलाई 1999 की रात शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले MLA क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैरेज में मिलती है। इस खबर ने पूरे पटना में हड़कंप मचा दिया। दोनों की लाश मिलने के तुरंत बाद ही पटना पुलिस ने बिना किसी पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट के इन दोनों की मौत की वजह सुसाइड घोषित कर दिया। पुलिस थ्योरी से एक अलग ही चर्चा पटना के फिजाओं में तैर रही थी। चर्चा के मुताबिक 2 जुलाई 1999 को रोज की तरह शिल्पी जैन अपनी क्लास के लिए निकलती है। तभी एक लड़का अपनी कार शिल्पी के आगे रोकता है और उसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तक ड्रॉप करने की बात करता है। कथित तौर पर यह लड़का कोई और नहीं बल्कि गौतम सिंह का करीबी दोस्त होता है, जिससे शिल्पी कई बार मिल चुकी है और अच्छी खासी जान पहचान भी थी। इसलिए शिल्पी बिना किसी डर के उसके कार में बैठ जाती है। कुछ दूर तक तो कार उसके क्लास की दिशा में ही जाती है, पर वह लड़का गाड़ी को फिर दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। तभी शिल्पी पूछती है, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जवाब आता है, हम अभी फुलवाड़ी शरीफ की तरफ जाएंगे, जहाँ वाल्मीकि गेस्ट हाउस में गौतम सिंह रुका हुआ है और तुमसे मिलना चाहता है। सच्चाई तो ये था, गौतम सिंह उस गेस्ट हाउस में मौजूद ही नहीं था। जब ये जानकारी गौतम सिंह को मिलती है तो वह तुरंत अपनी मारुति जैन कार में बैठ गेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके मन में कई परेशान कर देने वाले विचार आते हैं, क्योंकि गौतम सिंह को भी अच्छे तरीके से मालूम था वाल्मीकि गेस्ट हाउस बड़े बड़े नेताओं के अय्यासी का अड्डा है। जब वह गेस्ट हाउस पहुंचता है तो देखता है शिल्पी को एक कमरे में बंद कर उसके साथ जबरन किया जा रहा है, और ये सब बेविचार करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके करीबी जान पहचान के कई नेता हैं। गौतम सिंह रहम की भीख मांगता है, पर शिल्पी को छोड़ने के बजाय उल्टा गौतम को ही पीटने लगते हैं। शिल्पी के साथ बेहद दरिंदगी करने के बाद इन दोनों की हत्या कर लाश गौतम की ही गाड़ी में डालकर रातों रात गांधी मैदान स्थित MLA बंगले के गैरेज में लाकर खड़ी कर दी जाती है। इधर देर शाम तक जब शिल्पी घर वापस नहीं आती है तो उसके परिवार वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन शुरू कर देते हैं।
जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो शिल्पी के पिता स्थानीय थाने में जाकर बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। कुछ ही समय के बाद ये खबर आती है कि गौतम सिंह भी गायब है। इसी के बाद इन दोनों की तलाश शुरू होती है। दिन भर बीत जाने के बाद भी कोई अता पता नहीं चलता है। 3 जुलाई 1999 रात 9 बजे के आसपास अचानक पुलिस की एक टीम गांधी मैदान थाने अंतर्गत MLA बंगला नंबर 12 के पास गैरेज पहुंचती है तो अंदर गौतम सिंह की वही मारुति जैन कार मिलती है। कार के अंदर तलाशी लेने पर पुलिस को दोनों की लाश मिलती है। पुलिस के पहुंचने के कुछ ही देर बाद साधु यादव भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। लेकिन वो हंगामा कर क्यों रहे थे, पुलिस और साधु यादव को कैसे पता चला कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश वही है? इसका जवाब आज तक बस सवाल है। खैर, शिल्पी जो सुबह सफ़ेद रंग की कुर्ती पहनकर निकली थी, उसके बदन पर कपड़े के नाम पर सिर्फ गौतम की टी-शर्ट थी, जबकि गौतम बिल्कुल नंगी अवस्था में था। लाश को करीब से देखने वाले के अनुसार इन दोनों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। शिल्पी के शरीर पर जूते से पीटने के भी निशान थे। वहीं हंगामा के बीच पुलिस आनन फानन में गाड़ी को एक कांस्टेबल के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि वहीं सबूत इकट्ठा किया जाता और गाड़ी को क्रेन की मदद से ले जाया जाता ताकि स्टीयरिंग पर मौजूद फिंगरप्रिंट को कलेक्ट किया जाता। वैसे तो पुलिस अपनी धीमी कार्रवाई के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ गजब की तेज़ी देखने को मिलती है। अभी पोस्टमार्टम और बेसरा रिपोर्ट आता भी नहीं है कि ये बयान दिया जाता है कि उन दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से दम घुटने से हुई है। उसी रात गौतम सिंह का और अगली सुबह शिल्पी जैन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया जाता है। अब पटना पुलिस अपने बयान से पलटते हुए ये दावा करती है कि इन दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। लोगों के बीच आम चर्चा चल रहा था कि पहले शिल्पी जैन के साथ बर्बरता से किया गया, फिर इन दोनों की हत्या की गई। पटना पुलिस के रवैये की वजह से लोगों के मन में गुस्सा बढ़ने लगा और विपक्षी पार्टियां भी राबड़ी सरकार को घेरने लगी। चूँकि इस केस का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि भाई साधु यादव को ही बताया जा रहा था, इस कारण पटना पुलिस और बिहार सरकार दोनों साधु यादव को बचाने में लगी थी। बिहार सरकार से इस मामले की जांच CBI को करवाने की मांग की जाने लगती है। पहले तो बिहार सरकार इस मांग पर कोई ध्यान नहीं देती, मगर जब हंगामा बढ़ता जाता है तो फाइनली तत्कालीन राबड़ी सरकार घटना के 2 महीने बाद मामले की जांच CBI को सौंप दी जाती है। CBI सबूतों की फोरेंसिक जांच के लिए हैदराबाद लैब भेजती है। जब रिपोर्ट आई तो पटना पुलिस के दावे के उलट शिल्पी जैन के साथ 1 से अधिक लोगों के जबरन का मामला सामने निकला। CBI इस केस के प्राइम सस्पेक्ट साधु यादव के DNA जांच की मांग करती है, मगर साधु यादव इस जांच से साफ इनकार कर देते हैं। अगर CBI चाहती तो अदालत जाकर साधु यादव के DNA सैंपल लेने के लिए मजबूर कर सकती थी, मगर वो ऐसा कुछ नहीं करती और फाइनली 2003 में इस मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है। कोर्ट में CBI द्वारा कहा जाता है कि उस जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, बल्कि जांच में यह बिल्कुल साफ है कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह ने जहर खाकर ही आत्महत्या की है। सवाल उठने लगा कि अगर इन दोनों ने सुसाइड किया तो फिर शिल्पी जैन के शरीर पर 1 से अधिक लोगों के सीमन सैंपल कहां से आए? तो CBI की ओर से बेहद हैरान कर देने वाली दलील दी जाती है। कहा जाता है कि दरअसल वो सीमन नहीं, पसीना था। इस तरह पहले पुलिस ने और फिर CBI ने इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप दे दिया और इसकी जांच बंद कर दी। शिल्पी जैन के परिवारों ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। जहां इनके परिवार वाले लगातार फिर से जांच करने की मांग करते रहे, यहां तक कि 2006 में शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी में लगा हुआ था। एक दिन अपने घर के दरवाजे पर से ही अपहरण हो जाते हैं और फिर 2 दिन बाद महात्मा गांधी सेतु पर सही सलामत छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद इन्होंने भी कभी इस केस की फिर से जांच करने की मांग नहीं करते हैं। वहीं गौतम सिंह के पिता BN सिंह अपने बेटे की रहस्यमयी मौत की जांच की मांग एक बार भी नहीं करते हैं। कहा जाता है कि लालू यादव के करीबी होने के साथ साथ चारा घोटाला का पैसा हवाला के जरिए स्विस बैंक तक पहुंचाने में BN सिंह का अहम रोल था और इस तरह शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मृत्यु रहस्य बनकर रह गई और जो प्राइम सस्पेक्ट था वो आज भी चैन की जिंदगी जी रहे हैं। ये घटना हमारे और आपके लिए कई सवाल छोड़ जाते हैं। अपनी राय कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।